जी स्टार्ट कीजिए सर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। विषय है आज भूगोल, इकोनॉमिक्स, माही म्युनिसिपल सेकेंडरी ऑनलाइन लेक्चर। पाठ का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय, कक्षा 9वीं। दिनांक आज 13/2/2021। मार्गदर्शक श्री नरेंद्र कुमार ज्ञानीराम मानकर। आज हम देखने वाले बच्चों अर्थशास्त्र का परिचय। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र अपने को अपने घर से स्टार्ट होती है, यानी हमारे जो परिवार के लिए जितनी भी चीजें होती है वो हम लोग घर से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को सबसे ज्यादा आवश्यक चीजें, पाठ्य पुस्तक 50 रुपए, चित्रकला के लिए 20 रुपए, स्कूल के लिए स्कूल के जूतों के लिए 150 रुपए, चित्रकला के लिए रंग पेंसिल के लिए 25 रुपए, वीडियो गेम के लिए 300 रुपए। ऐसे मिलाकर मुझे ये सब सामान के लिए 445 रुपए लगेंगे, लेकिन मुझे पापा ने सिर्फ 300 रुपए दिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, कैसे यह सब चीजें खरीदूंगा या खरीद कर लाऊंगा, अपने को इसका मैनेज करना है। क्योंकि इतने 445 रुपए हमको घर से हमारे पास रहते हैं, इतने की खरीदी करना है, लेकिन सामान आता है 300 रुपए का ही, 300 रुपए ही दिए होते हैं। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने पड़ते हैं। आगे मैं कैसे इतने पैसों में इतनी सारी चीजें खरीदूंगा। दूसरी बात, तुम एक काम क्यों नहीं करते, कल तुम्हारे स्कूल में जितनी जरूरत की चीजें लगने वाली है, तुम पहले वह चीजें खरीदो। जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे रहेंगे तभी तुम वीडियो गेम बाद में खरीद लेना, अभी उनकी जरूरत नहीं। यानी जो जरूरत की चीजें वो पहले खरीदो, बाकी जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको बाद में खरीद सकते हैं। अगर आप इन बच्चों को यह पर होते तो आप कौन सी चीजों को प्राथमिकता देते हो। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीजों को हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास मुद्दे हैं। पारिवारिक व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक व्यवस्थापन, अर्थव्यवस्था के प्रकार। 3 है पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। 3 अर्थव्यवस्था के प्रकार है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और अर्थव्यवस्था के कार्य। अपने को ये सारे मुद्दे हमको सामने इसका स्पष्टीकरण करते हुए जाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग हमारे दैनिक जीवन में लगने वाली इतनी सारी चीजों के बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो एक तालिका है, उसमें अनुक्रमांक 1 से लेकर 11 तक है। विवरण है हमको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमारा खर्च हर महीने में कितना लगता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारे पास मंथली इस महीने में हमारे पास आवक कितनी है। तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट बना लीजिए कि अपने को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दैनिक भोजन, नाश्ता, खाना आदि, इसके लिए हमारे पास 6,000 रुपए महीने का मंथली खर्च। कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना 2,000 रुपए। विद्यालयनी साहित्य खरीदना, विद्यालय के लिए साहित्य, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें लगती है, ये इसके लिए 500 रुपए। वैद्यकीय खर्च, मेडिसिन दवाई वगैरह के लिए 450 रुपए। मनोरंजन के लिए 500 रुपए। मोबाइल का भुगतान करने के लिए 1,000 रुपए। फल सब्जियां खरीदना 1,000 रुपए। सार्वजनिक यातायात, ये व्यय यानी हम लोग जब जॉब पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, अदर कहीं घूमने जाते हैं, उसके लिए महीने का टोटल 2,600 रुपए। 9वां है बिजली का भुगतान 1,500 रुपए। और 10वां है पर्यटन 4,000 रुपए और बैंक का हफ्ता यानी 3,000 रुपए। ऐसा कुल मिलाकर 22,550 रुपए ये हमारा अनुमानित खर्च है। कितने का? एक माह का, एक महीने का। तो अपने को इतनी सारी चीजें घर में लगती है। दैनिक भोजन, कपड़े, विद्यालयनी साहित्य, वैद्यकीय खर्च, मनोरंजन, मोबाइल भुगतान, फल सब्जियां, सार्वजनिक यातायात खर्च, बस, रेल, रिक्शा इत्यादि से जाते हैं। घर का लाइट बिल भुगतान करना, पर्यटन, कहीं घूमने जाना और बैंक का हफ्ता रहता है।
ये सारी चीजें मिलाकर टोटल होता है 22,550 रुपए। तो इतनी सारी चीजें अपने को एक महीने के अंदर में इतना खर्चा आता है। हमारा खर्च आवक कितनी पहले ये अपने को देखना होता है और फिर खर्च उसी के अनुसार अपने को खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास आवक कम है और खर्च ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग हानि नुकसान में जाएँगे। इसलिए 22,500 जैसा 25,000 भी हम लोग कमा रहे हैं, तो 25,000 में 22,500 साढ़े 22,000 रुपए इतना हमारा महीने का खर्चा है। तो 2 ढाई हज़ार रुपए फिर बच जाते हैं, तो हमारे पास बैलेंस रहता है। तो मानो कि आपके माता-पिता का माह का खर्च उपरोक्त तालिका के अनुसार है और आपके माता-पिता मानसिक आय रुपए 22,000 रुपए आपके माता-पिता की आय और होने वाले व्यय का इनका तालमेल विस्थापित। वो संदीप सर 22,550 तब मानो कि आपके माता-पिता के माह का खर्च उपरोक्त तालिका के अनुसार है और उनको अपने माता-पिता की मासिक आय रुपए 22-20,000 रुपए है। तो आपके माता-पिता की आय और होने वाले व्यय इनका तालमेल विस्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को प्राथमिकता देंगे, वह देखेंगे, वह बताएँ हमको। तो ये सारी चीज़ें हमको तब पारिवारिक व्यवस्थापन, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। दूसरा, इसी से अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। तीसरा, अर्थशास्त्र यह संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्दों को आइकोमिनिया से बनी है। इसका अर्थ होता है कि पारिवारिक व्यवस्थापन। और पांचवा है, पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र में बहुत समानता है। यानी ये पारिवारिक व्यवस्थापन में ये सारी चीजें दिखाई देती है। यानी कौन सा खर्च, पहला व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन, दूसरा ऐसी से अर्थव्यवस्था को जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के आइको निमोनिया से बनी है। इसका अर्थ होता है कि पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र में बहुत समानता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? जो अर्थशास्त्र के जनक है लियोनेस रॉबिन्स, असीमित आवश्यकताओं, लोभ तथा सीमित दुर्बल और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र है। जो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा लिखी है उसमें लिखा है उन्हें कि असीमित आवश्यकताओं और लोभ तथा सीमित दुर्बल और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र मीन्स अर्थशास्त्र है। जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो चीजें लगती है उतनी ही अपने को आवश्यकता लेनी है, उसका ही उपयोग करना और उसको ही खरीदना है। जैसा समय, पूंजी, भूमि, श्रम, संसाधन उचित पद्धति जैसे कैसे उपयोग में करें, यह अर्थशास्त्र के कारण समझ में आता है। विभिन्न साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए बोला है रॉबिन्स ने कि असीमित आवश्यकताओं और लोभ, जो लोभ होता है ना, ये चीजें खरीद लूंगा, ये होना, ये नहीं, एक नहीं जोड़ी दो जोड़ी होना, तीन नहीं चार जोड़ी सैंडल, एक नहीं दो होना, यानी जो चीजें अपने को ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं है वो ज्यादा नहीं, और ज्यादा लोभ नहीं होना उन चीजों का। इसलिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। आर्थिक व्यवस्थापन, अब देखो हमारी आर्थिक व्यवस्थापन, जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। यानी जिस प्रकार
परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है, उसी प्रकार गांव का भी होता है, नगर का भी होता है, राज्य का भी होता है, देश का भी होता है। यानी हर चीजों का, विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन इसी प्रकार चलता है। जैसे हम लोग गांव घर को जैसे चलाते हैं, वैसे नगर को भी चलाते हैं, राज्य को भी चलाते हैं और देश को भी चलाते हैं। उसका व्यवस्थापन इसी प्रकार होता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात व्यवस्था अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग आदि से संबंधित उपक्रम और अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये दो चीजें, यानी जिस प्रकार अर्थव्यवस्था गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व आदि का व्यवस्थापन करता है, उसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भूप्रदेश, उत्पादन, वितरण तथा प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उपयोग होता है आदि से संबंधित उपक्रम का अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो बच्चों, हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रवादी अर्थव्यवस्था 3 है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, यानी खुद का। निजी मीन्स खुद का। दूसरा, अधिकतम लाभ प्राप्त करना तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो खुद का होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक लाभ कमाना, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है। जैसे कि उदाहरणार्थ के तौर पर जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र आदि देशों ने अर्थव्यवस्था को स्वीकार की है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जो उत्पादनों के साधनों और व्यवस्था पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। खुद का अधिकार होता है, खुद का पैसा, खुद की पूंजी, खुद का व्यवस्थापन और खुद का खर्च और खुद का बिजनेस, इनके ऊपर खुद का स्वामित्व होता है। अधिकतम इसको ही अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज के द्वारा बनाए गए अर्थव्यवस्था को ही समाजशास्त्र ऐसी कहा जाता है। लोगों का, लोगों के द्वारा, यानी इसीलिए बोला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट कंपनी रखती है वो गवर्नमेंट की होती है। जो गवर्नमेंट को पैसा जाता है, गवर्नमेंट फिर अपने कर्मचारियों का उसको पेमेंट पानी ये देती है। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे कि उदाहरणार्थ के तौर पर चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों ने अर्थव्यवस्था स्वीकार की है, उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। ये दो हो गई, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रवादी। मिश्र अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्तित्व से बनती है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है। यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक निजी क्षेत्र के अस्तित्व से बनती है और इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सार्वजनिक कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है। यानी दोनों, समाज का और निजी का, यानी दोनों का मिलकर जो तैयार होता है उसको मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक सार्वजनिक और एक निजी, दोनों मिलकर मिश्र अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि भारत है, स्वीडन है, यूनाइटेड है आदि देशों ने अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। तो ये 3 अर्थव्यवस्था है: मिश्र अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
और समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था मिलकर मिश्रवादी अर्थव्यवस्था तैयार होती है, यानी दोनों को मिलकर सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था मिलाकर मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व बनता है, तब इसमें अर्थव्यवस्था में लाभ और समाज कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है। जिस प्रकार इसका उपयोग कहाँ पर होता है? भारत में, यूनाइटेड में और स्वीडन में, इन आदि देशों में अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सबसे पहले नंबर 1, सार्वजनिक सार्वभौमता, भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, व्यवसाय, यानी इन सारी चीजों के ऊपर अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है। नंबर 1, अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। 2, विविध व्यवसाय, वित्त, आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्र में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा पर उपयोग किया जाता है। तीसरा, मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। यानी 3 उसमें गया कि राजकीय सार्वभौमिकता के लिए, भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन के लिए और जनसंख्या के लिए और व्यवसाय के लिए। 1, 2, 3, 4 यानी 4 चीजों के लिए उन्होंने इसका अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है। इसलिए मानव के सामाजिक जीवन में विकास में अर्थशास्त्र का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जो कि 1766 में इसने उनके द्वारा लिखित ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति, यानी हर अर्थशास्त्र की संपत्ति का शास्त्र, यह परिभाषा दी गई है। अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण एवं भूमंडलीयकरण, जो अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण होता है और भूमंडलीयकरण होता है वो इस प्रकार है। हमारी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही है, यानी जो हमारी आर्थिक नीतियां होती है वो अर्थशास्त्र को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही होती है, लिया जाता है। दूसरा, वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है। जो वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है। तीसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीकी की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। तब ये जो वैश्वीकरण होती है, अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित होती है जो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम, आधुनिक तकनीकी की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर लिया जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की एक साथ एक समान रखना होता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की एक साथ समान रखना होता है। जो देश की अर्थव्यवस्था होती है उसको एक साथ अर्थव्यवस्था के समान विश्व के साथ समान कर जोड़कर रखना होता है। पांचवा है, इसमें मुक्त व्यापार होता है, स्वतंत्र तथा निवेश से संबंधित सभी संबंध प्रबंध निकाल दिए जाते हैं। इसमें जो मुक्त व्यापार, जो फ्री और तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। जो निवेश करते हैं ना हम, उसका कभी किसी व्यापार या बिजनेस के ऊपर कभी निवेश नहीं होता। तो ये होती है 5, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण और ये भूमंडलीकरण, जो हमारी आर्थिक नीतियां व्यवस्था का वैश्वीकरण की ओर लेके जाती है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था को निर्मित होती है। तीसरा, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम, आधुनिक तकनीकी की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समान रखना होता है। पांचवा, इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। ये 5 रहे अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण तथा भूमंडलीयकरण।
अर्थव्यवस्था के कार्य, असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। असीमित असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में किया जाता है। यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, यानी अपने को जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादन करना चाहिए। यह निर्णय लेना चाहिए कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना चाहिए, उसकी भी लिमिट होती है। दूसरा, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, यानी अपन जो उत्पादन में लागत में अधिक से अधिक बचत करना चाहिए। राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना, जो राष्ट्रीय आय का होता है न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना, सब ज्यादा भी नहीं और कम नहीं, जो लिमिट मात्रा में। भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढ कर रखना, जो भविष्य में होती है आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढ कर रखना बहुत जरूरी होता है। अपना उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में सभी निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। यह अर्थव्यवस्था के कार्य होते। असीमित अर्थव्यवस्था, असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच में सब चीजों का तालमेल एक साथ बैठना चाहिए, तभी यह कार्य व्यवस्था शामिल की जा सकती है। इसलिए निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और निर्णय लेने के बाद कितना उत्पादन करना चाहिए, कितनी जरूरत लगती है, और उतना ही निर्णय लेना चाहिए। उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, यानी जो हम लोग उत्पादन करते हैं, चाहे खेती हो, फैक्ट्री हो या कहीं भी हो, जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक से अधिक अपने को फायदा और बचत भी रहना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढ कर रखना, अपना उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में सभी निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। ये असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है, जो इसके कार्य होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के कार्य बोला था मैंने कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। तो यह निर्णय लेना कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढना, और उत्पादन करने के लिए इस संदर्भ में निर्णय लेना। इस प्रकार असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच में तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो ये थे अर्थव्यवस्था के कार्य। सबसे पहले हमने देखे थे मेन है कि विवरण, जो जिस परिवार में सबसे पहले विवरण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी महीने की मानसिक आय कितनी है, कुल टोटल अनुमानित खर्च, विवरण, और ये जैसे 1 से लेकर 11 तक कितने अपने खर्च दिखाते, दैनिक भोजन, कपड़ों की जो खरीदी है, विद्यालय साहित्य, वैद्यकीय खर्च, मनोरंजन, मोबाइल भुगतान, फल सब्जियां, सार्वजनिक यातायात, बिजली का भुगतान, पर्यटन, और ये इन सारों के सारे देखकर अगर टोटल लिखा जाए तो अपना खर्च, जैसी आवक वैसा खर्च। तो ये अर्थव्यवस्था में इतनी सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। जो सबसे पहले हमने देखे थे तालिका नंबर 1 में, ये विवरण, ये परिवार में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। तब अपने को देखा जाता है कि 1 से लेकर 11 में, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, या फिर घरगुती हो, या फिर खेती करने वाला हो, या फिर ऐसा कोई भी हो, तो उसको हमारी टोटल महीने की आवक कितनी है उसके अनुसार अपने खर्च होना चाहिए। दैनिक भोजन, कपड़े, विद्यालयनी, वैद्यकीय, मनोरंजन, भुगतान, मोबाइल, फल सब्जियां, सार्वजनिक, बिजली का भुगतान, पर्यटन और बैंक का हफ्ता, इन सारी चीजें अपने अगर महीने में इन सारी चीजें देने के बावजूद भी हमारे पास थोड़ी बहुत बचना बहुत जरूरी है। जैसे
25,000 है तो 25,000 में 22,000 खर्च हो गए तो 2,000 रुपए निधिकीय खर्च, मनोरंजन, मोबाइल भुगतान, फल सब्जियां, सार्वजनिक यातायात जैसे बस, रेल, रिक्शा, बिजली का भुगतान, पर्यटन, बैंक हफ्ता, ये सारी चीजें हमारे महीने का खर्च, महीने की आवक और ये सारे बिल जोड़कर अपने पास 22,500 रुपए देने के बाद भी अपने पास 1,000-2,000 महीने में बचना चाहिए। तो आपको मान लो आपके मम्मी पापा हो या आपको अगर मार्केट जाने के लिए, बाजार जाने के लिए आपको इतने पैसे दिए, 400 रुपए दिए और 400 रुपए में आपका सामान नहीं हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ चीज़ें लिमिट मात्रा में खरीदो, जिससे आपका पूरा सामान और पूरा साहित्य आ सके। तो ये सबसे पहले मेन तालिका है कि जो अर्थशास्त्र हम लोग जितनी आवक होते हैं, आवक के अनुसार अपना खर्च भी होना चाहिए। और मैंने बोला था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। यानी जो अर्थव्यवस्था के प्रकार जो 3 है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्र अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी तीनों मिलकर जो बनती है उसको मिश्र अर्थव्यवस्था ऐसी कहा जाता है। जो अपने सबसे पहले हमने तालिका देखे, जो हमारा महीने की आवक कितनी होती है। अब वो अपने को वो देखना है, जो अर्थव्यवस्था के प्रकार जो 3 है, मेन है कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रवादी, मिश्र अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसको दोनों को मिलकर जो बनती है उसको मिश्र अर्थव्यवस्था ऐसी कहा जाता है। पूंजीवाद में निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी का व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है, मीन्स खुद का। और समाजवादी में समाज अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात वो सरकार का स्वामित्व होता है, यानी खुद का और समाज का जो दोनों का मिलकर जो तैयार किया जाता है उसको मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों को मिलकर जो अस्तित्व में बनता है उसको सम्मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमने बोला था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अधिकतर जर्मनी, जापान और अमेरिका और संयुक्त राज्य आदि देशों में ये अर्थव्यवस्था स्वीकारी जाती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जो समाज अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे अधिकतम समाज के कल्याण के लिए चीन, रूस आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार करती है। यानी दोनों, जो समाजवादी और पूंजीवादी। और मिश्रवादी अर्थव्यवस्था वो है, यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों को मिलकर जो तैयार की जाती है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है, उसको ही मिश्र अर्थव्यवस्था ऐसी कहा जाता है। जैसे कि भारत है, स्वीडन है, यूनाइटेड है, किंगडम है आदि देशों ने ये अर्थव्यवस्था स्वीकार किया है। तो ये बच्चों, ये अर्थव्यवस्था के प्रकार ये बहुत जरूरी है। जो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्र अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो दोनों मिलकर बनती है उसको मिश्रवादी अर्थव्यवस्था ऐसी कहा जाता है। पूंजीवादी में खुद का निजी का स्वामित्व होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का यानी सारी सबका उसका अधिकार होता है, और दोनों का मिलकर जो तैयार की जाती है उसको मिश्र अर्थव्यवस्था ऐसी कहा जाता है। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होती है, जो खुद की संपत्ति, खुद का सारा चीज तैयार कर कर हम लोग उसको समाजवादी में तैयार करते हैं, और समाजवादी दोनों को मिलकर जो है मिश्र अर्थव्यवस्था में डाल देते, तब वो मिश्र अर्थव्यवस्था तैयार होती है। वो भारत में तैयार किया जाता है, भारत में उसका उपयोग अधिकतर होता है। जो अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के जो कार्य, पहला बोले थे हमने कि जो विवरण तालिका होती है, जो शुरू स्टार्ट में दिखाए थे कि हमारा टोटल खर्च। दूसरा हमने बताए थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, जो आईएमपी है, विवरण अर्थव्यवस्था के प्रकार, और अर्थव्यवस्था के कार्य, अर्थव्यवस्था किस कार्य के लिए की जाती है।
असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए इस अर्थव्यवस्था का उपयोग किया जाता है। यानी सीमित साधनों के बीच, असीमित बोला गया, सीमित यानी कम से कम में, सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। यह निर्णय लेना चाहिए कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना, राष्ट्रीय आय और न्याय के न्याय में सामाजिक आर्थिक वितरण करना, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं का उपयोग करना, ये सारी चीजें तैयार करने के लिए, ये सारी चीजें आपको अर्थव्यवस्था के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तब इन सारी चीजों में तीन होते हैं, जो अर्थव्यवस्था का अनुमानित खर्च, अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के कार्य। ये तीन बच्चों आपको ध्यान में रखना है। टोटल ये तीनों को ध्यान में रखिए तो अपना अर्थशास्त्र का परिचय पाठ 8, इसमें तीन ही चीज सबसे ज्यादा महत्व की है, अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था के कार्य। और एक बार बताता हूँ, अर्थव्यवस्था के कार्य यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का उत्पादन करना। सबसे पहले प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित करते समय कुछ अर्थव्यवस्था के ऊपर निम्न अनुसार ध्यान देना पड़ता है। इसलिए निर्णय लेते समय किन वस्तुओं का उत्पादन कितना करना चाहिए, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना है या नहीं करना है, राष्ट्रीय आय का न्याय में सामाजिक आर्थिक वितरण होना जरूरी है, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढ कर रखना, उत्पादन करने के लिए इस सौंदर्य में निर्णय लेना, इन सारे चीजों का कार्य इस अर्थव्यवस्था में किया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था का जो परिचय है, सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था का विवरण, इस जो पहले तालिका दिखाए थे वो, यानी अपना जो आवक होती है, जो लाभ हम जो मंथली कमाते, महीने में जितना कमाते, और उस कमाने में अपना खर्च कितना होता है और बचता कितना है, अपने को कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा क्या लगता है, जरूरत से ज्यादा लाना भी नहीं चाहिए, और लिमिट मात्रा में अपने को उपयोग करना चाहिए, उससे भी बचत अपने पास रहना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, जो समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रवादी, ये तीन, और तीसरा था अर्थव्यवस्था के कार्य, ये सारी चीजें। तो ये अर्थव्यवस्था का परिचय में इतनी सारी चीजों के ऊपर आपको तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है। अब अर्थव्यवस्था के परिचय में इतनी सारी चीजों को देखते हुए आपको एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण में, जब हमारी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही होती है, तब वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निर्मिति करती है। तब इसमें अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। अर्थव्यवस्था विविध व्यवसाय, वित्त आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि, एक आपको चित्र दिखाया था उस समय, ये जो अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं होती है, जो भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या और वैश्वीकरण और व्यवसाय और राजकीय सार्वभौम, इन सारी चीजों में गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था की ओर प्रमुख ध्यान देती है। अर्थशास्त्र की ओर महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान, विविध व्यवसाय, वृत्ति, आपूर्ति, प्रशासन, कानून, इसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्र में अर्थशास्त्र की बड़ी मात्रा पर उपयोग किया जाता है। और मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो, व्यवसाय में दिया कि खेती करना, खेती के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए, व्यवसाय के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। जनसंख्या के ऊपर ध्यान देना, जनसंख्या की आबादी के लिए ध्यान देना, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक क्षेत्र की ओर प्राकृतिक संसाधन, नदी, नाले, जंगल, इनके ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीजों के ऊपर अर्थव्यवस्था की प्रमुख व्यवस्थाएं होती है। इतनी व्यवस्थाएं करके देती है गवर्नमेंट, हमारा निजी हो या फिर समाजवादी हो, इन सब का मिलकर इन सारी चीजों के ऊपर अधिकतर विशेष ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई हो, कृषि हो, खेती हो, या फिर अनेक व्यवसाय हो, या फिर बिजनेस हो, इन सारे चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देती है।
पूंजीवादी समाजवादी मिलकर मिश्र बनती है, तब वो गवर्नमेंट व्यवसाय के ऊपर अपना पैसा खर्च करती है। जो अर्थशास्त्र के कार्य में ये सारी चीजें दी जाती है, तब उसके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उपयोग किए जाते, तब ये सारी चीजें आपको कार्य में ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र के जनक और उसके अनुसार अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण को देखते हुए भूमंडल में इसका उपयोग किया जाता है। अब अर्थशास्त्र के कार्यों में सबसे पहले हमने बोले थे कि तीन, एक और ये दो, तीन, और ये तीसरा में जो कार्य में अपने अनुसार अपने को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरत की होती है, वो चीजों के ऊपर अपन ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। उत्पादन के लिए किस संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए, अपन जैसे हो जाता है तो अपना निर्णय अपने को खुद लेना चाहिए। निर्णय लेते समय सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। यह निर्णय लेना है कि वस्तु का उत्पादन होता है या नहीं है। इसलिए बच्चों, जो अर्थशास्त्र के कार्य है, अर्थशास्त्र के प्रकार है और अर्थशास्त्र की विशेषता है, ये चारों एक तालिका। तो सबसे पहले नंबर एक विवरण तालिका एक, अर्थव्यवस्था के प्रकार 2, और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं 3, और अर्थव्यवस्था के कार्य 4। इन चारों को आपको ध्यान में देना है। अगर एग्जाम में अगर पूछा गया परीक्षा में 9वीं की, तो अर्थशास्त्र के कार्य लिखिए, या फिर अर्थशास्त्र के प्रकार लिखिए, या फिर अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तो अर्थशास्त्र की विषय, अर्थशास्त्र की विशेषता के बारे में जानकारी दीजिए। तो आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र की विशेषताएं जो होती है, व्यवसाय, राजकीय सार्वभौम, भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या, यह अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यह प्रश्न ये भी पूछ सकता है, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार लिखकर उसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो आपको 3 लिखना है। अर्थशास्त्र के 3 प्रकार है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। अगर उन्होंने पूछा कि अर्थशास्त्र के प्रकार लिखकर उसका महत्व सविस्तर समझाइए या स्पष्टीकरण कीजिए, तो आपको तीनों का स्पष्टीकरण करते हुए सामने जाना है। वो 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, कभी पूरा अगर पूछा तो 4 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, 4 अंक के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था। या फिर वो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के कार्य लिखिए। अर्थव्यवस्था के कार्य कितने होते हैं? 5। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। तो आपको प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कार्य, ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछ सकता है या फिर 3 अंक के लिए। तो ये तीनों के प्रश्न आपको पूछ सकता है। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र की विशेषताएं, अर्थशास्त्र के कार्य, और सबसे पहले अपना विवरण जो तालिका होती है, वो अगर हम मानो तो अपनी तालिका के अनुसार कितनी आय, कितना वे, इसका तालमेल स्थापित करने के लिए अपने को सबसे पहले तालिका तैयार करना होता है। तब ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए आपको इन अर्थशास्त्र का परिचय को याद रखना है, और इसके 4 मुद्दे तो आपको हर हमेशा के लिए याद रखना है। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र की विशेषताएं और अर्थशास्त्र के कार्य। हेलो बच्चों, अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। अर्थव्यवस्था के कार्य लिखो। हाँ, अर्थव्यवस्था के कार्य। बेटा अर्थव्यवस्था के कार्य देखो, प्रश्न अगर आपको एग्जाम में परीक्षा में पूछा कि अर्थव्यवस्था की क्या कार्य है, तो आपको उत्तर लिखना है, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। हाँ, फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं, और वह अर्थव्यवस्था के कार्य निम्न अनुसार है। तो उसके 5 कार्य लिखना है। यह निर्णय लेना है कि आपको किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। नंबर 1। नंबर 2, उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना। जो अपन उत्पादन करते हैं उसमें अधिक से अधिक बचत करना। नंबर 3, राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना।
3 हो गया। नंबर 4, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना। नंबर 5, उत्पादन किसके लिए करना है और किस संदर्भ में निर्णय लेना ये बहुत जरूरी होते हैं। इस प्रकार सीमित आवश्यकता और असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए अर्थशास्त्र का कार्य किया जाता है। ये रहा अर्थशास्त्र के कार्य जो 5 है। समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। और बच्चों किसी को और पूछना है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। सर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? जो 1776 में उनके अनुसार लिखित ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति, एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ है, दिख रहा है आपको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता यस है। सर। 1776 में उनके अनुसार एक लिखित ग्रंथ था कि राष्ट्र की संपत्ति, जो हमारे देश की जो संपत्ति होती है ना, अर्थशास्त्र की संपत्ति जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति होती है वो देश के उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलकर जो तैयार होती है, जो मिश्र अर्थव्यवस्था होती है, जो पूरे देश के लिए उपयोग में की जाती है। इसलिए बोला है कि वो देश के प्रति जो खर्च किया जाता है, जो राष्ट्र की संपत्ति के लिए जो खर्च किया जाता है, जो राष्ट्र के लिए तैयार किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए खर्च करती है, गवर्नमेंट ट्रेन हो या फिर कोई सार्वजनिक चीजें हो जहाँ गवर्नमेंट तैयार करती है, वहाँ खर्च करती है और उसको हम लोग सब लोग उपयोग करते हैं। उसका गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो हम उसका उपयोग करते हैं ना। जैसे राष्ट्रीय संपत्ति है, ट्रेन है ना, राष्ट्रीय संपत्ति है, गवर्नमेंट की दी हुई है, उसको हम लोग उसका उपयोग करते हैं और उसको हम लोग कभी किसी चीज का नुकसान नहीं करते क्योंकि वो गवर्नमेंट की संपत्ति है। इसलिए बोला है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति को ही अर्थशास्त्र की संपत्ति का शास्त्र कहा जाता है। ये परिभाषा में दिया है, क्योंकि हम लोग देश के लिए उसका खर्च कर सकते हैं, देश के लिए उसकी निवेश कर सकते हैं और देश के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। चलो और कोई? हेलो सर। हेलो सर। बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज, अभी आ रही है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। सर अर्थशास्त्र का अर्थ। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। सर, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? अर्थ मीन्स होता है पैसा। पैसा। अर्थ, हाँ, अर्थ मीन्स हाँ। पैसा, पूंजी, भांडवल, संपत्ति। अर्थ होता है, हाँ। अर्थ होता है पैसा, पूंजी, संपत्ति, भांडवल, जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम लोग इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। व्यवस्था जो घर से निर्माण होती है। आपको सबसे पहले तालिका दिखा रहा हूँ, आपको दिख रही है तालिका सबसे पहले ऊपर, जो हम लोग, हाँ दिख रही है सर। हाँ, एक महीने में हम लोग कमाते हैं। हमारे मम्मी पापा एक महीने के अंदर में हम इतनी काम पर से आते तो इतना, जैसे 20,000 22,000 रुपए आपको लाकर देते, आपके घर में आपके मम्मी के पास देते। उसके अनुसार आपको आपको मालूम है कि हमारे पास कोई आवक है क्या? आपके पास खेती है, खेती से पैसा कमा सकते हैं। खेती से धान उत्पादन करके, गेहूं उत्पादन करके और उत्पादन करके हम लोग वो बेचकर हमारे पास पैसा आता है। इसको बोलते हैं अर्थ होता है पैसा, संपत्ति, पूंजी बोलते हैं उसको। ये सारी चीजें अपने पास आती है और वो पैसा हमारे पास होता है क्या? हम पैसा घर में उत्पादन करते हैं क्या? नहीं नहीं। जैसे खेती कर पैसा उत्पादन करते हैं या फिर कहीं जॉब पर जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, वहां से हम लोग पैसा लाते हैं और पैसा लाकर हम लोग अपने घर का सारी चीजें खरीदी करते हैं। ये तालिका में लिखा है ना कि हमारे पास अगर महीने का इतने का खर्च है तो इतना हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है।
दैनिक जीवन, भोजन, खाना, लाइट बिल, मेडिकल फीस, ये वो दुनिया भरे की आवक जावक, ट्रेन का, बस का, दुनिया भरे का रहता है, मोबाइल का खर्च, ये वो। तो अपने पास इतनी सारी चीजें, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी मम्मी के पास इतना देता है कि 22,000 रुपए या 20,000 रुपए है या 10,000 रुपए हमारी महीने की आवक है, इस 10,000 रुपए में अपने को इतना खर्च करना है और कुछ पैसे भी 1,500 भी बचाना है। इसलिए अर्थशास्त्र घर से ही तैयार होती है, जो कमा कर सकते हैं। हाँ बेटा, और कोई? तो ये रहा बच्चों, आज हमने देखिए अर्थशास्त्र का परिचय पार्ट 8। अब जो जो अर्थशास्त्र के जो मुद्दे थे हमने बताए थे आपको 3, और वो तीनों को आपको याद करना है और याद कर कर आगे देखना है।